तो हम कैटिनेशन की बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में। कैटिनेशन क्या है, और ये भी बताया था कि किसी भी एलिमेंट की उसी तरह के एलिमेंट से, जिस एलिमेंट की हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, मान लो मैं कार्बन की बात करूँ, कार्बन की कैटिनेशन से क्या मतलब है कि कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाकर कितनी लंबी चेन बना सकता है, वो कार्बन की कैटिनेशन है। तो कैटिनेशन मतलब कि आप अपने ही अपनी तरह के एलिमेंट के साथ कितनी लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। अगर मैं ग्रुप 15 की बात करूं तो नाइट्रोजन शोज कैटिनेशन, कुछ एक्सटेंट तक नाइट्रोजन शो करता है, बट इस ग्रुप में फॉस्फोरस सबसे ज्यादा अच्छी कैटिनेशन शो करता है। क्यों ऐसा? एक्चुअली देखो, सिंगल बॉन्ड अगर बनाना है, दो एटम्स हैं, दो से ज्यादा एटम्स हैं जिनको सिंगल बॉन्ड बनाकर एक लॉन्ग चेन फॉर्म करनी है, तो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, लॉन्ग चेन होने के लिए, अगर उस एटम का साइज छोटा हो, इट विल बी मोर कन्वीनियंट, है ना। अगर एटम जो है उसका साइज छोटा हो तो ये ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। बट अगर एटम का साइज जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, यू नो दैट द साइज ऑफ द एटम विल इंक्रीज, है ना। तो एटम का जो साइज है वो अगर बड़ा होता जाए तो जो उसकी टेंडेंसी है सिंगल बॉन्ड बनाने की या कैटिनेशन लॉन्ग चेन बनाने की, वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, मतलब बड़े एटम के लिए लॉन्ग चेन फॉर्म करना इज नॉट इजी। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड जो बनता है वो ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनता है। ठीक है, जितना ज्यादा बड़ा आपके एटम का साइज होता है ना, उतनी कम ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल की। आपको ऐसा लग सकता है कि साइज बड़ा होने से ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, बट ऐसा नहीं होता। साइज बड़ा होने से ओवरलैपिंग कम होती है। अगर ओवरलैपिंग कम होती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, और उस अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो डेफिनेटली उसकी जो लॉन्ग चेन बनाने की कोई भी बॉन्ड, उस बॉन्ड को बनाने की जो टेंडेंसी होगी वो भी कम होगी। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड ये था कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस से छोटा है ना। डाउन द ग्रुप जब आप मूव करते पहले नाइट्रोजन आता है फिर फॉस्फोरस आता है ना। तो एक्सपेक्टेड क्या था कि नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा अच्छी कैटिनेशन शो करे एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस। ठीक है, बट फॉस्फोरस का कैटिनेशन नाइट्रोजन कंपैरेटिवली ज्यादा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण वो सिंपल सा है। क्यों? क्योंकि देखो, नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर है ना। एक लॉन पेयर नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट है, ऑल्दो फॉस्फोरस के पास भी लॉन पेयर है। इफ यू सी द कॉन्फ़िगरेशन, आई विल टेल यू। यहाँ देखो, ये जो 2s2 2p3 है ना, इसका 3s2 3p3 है ना। ये जो 2s2 में एक लॉन पेयर पड़ा है ना, और इधर 3s में एक लॉन पेयर पड़ा है। ऑल्दो दोनों के पास एक लॉन पेयर है, बट बट नाइट्रोजन का जो साइज है वो छोटा होने के कारण फॉस्फोरस से, ये जो लॉन पेयर है इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर फॉस्फोरस से ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन साइज, है ना। ऐसे देख सकते हो, जिसका साइज छोटा होगा, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दोनों में सेम है ना, दो ही है। ओके, दो ही है, बट नाइट्रोजन का साइज छोटा होने से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस, है ना। तो अगर नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, तो नाइट्रोजन जब नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा ना, जब वो कैटिनेशन शो करने की कोशिश करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर देयर विल बी स्ट्रॉन्ग रिपल्शन बिटवीन द लॉन पेयर्स। ठीक है, तो नाइट्रोजन के जो अगर मान लो एन 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 करके ऐसे लॉन्ग चेन है, तो बनाने की कोशिश कर रहा है, तो नाइट्रोजन के जो लॉन पेयर होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। जब एक दूसरे को रिपल्शन फील होगा तो वो ऑब्वियसली वो जो बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। मतलब फिर नाइट्रोजन आपका इस तरह लॉन्ग चेन नहीं बना पाएगा। ठीक है, whereas in case of phosphorus, although there are one lone pair, but the size of the phosphorus is much bigger than the nitrogen. So if you want to calculate the electron density in case of phosphorus, you will observe that the electron density in case of phosphorus will be less than that of the nitrogen. क्योंकि फॉस्फोरस का साइज बड़ा है, तो लोन पेयर तो दो ही लोन पेयर तो एक ही है, तो साइज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी कम हो जाएगी, है ना।
मैंने बोला डेंसिटी कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन साइज, अगर साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। इस वजह से फॉस्फोरस जब दूसरे फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो रिपल्शन उतने फील नहीं करता, ठीक है, वो उस हद तक रिपल्शन फील नहीं करता कि बॉन्ड फॉर्मेशन ना हो, ठीक है, जबकि नाइट्रोजन उस हद तक रिपल्शन फील करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से। ये सभी रीजंस आपको आने चाहिए। एक एक चीज जो मैं बोल रही हूँ ना इस टाइम इस वीडियो में, वो एक एक चीज आपको आनी चाहिए। ये चैप्टर है ही रीजनिंग का, ये चैप्टर रीजनिंग का ही है, कौन क्यों ज्यादा है कौन क्यों कम है, क्या कारण है, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द सेकंड फोर्थ प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन कौन से शो कर सकते हैं, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स, तो दे जनरली शो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। 3 कौन कौन सी, +3, +5 एंड -3। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेगा, जब वो अपने कहीं 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे, वेराज +5 कब शो करेगा, जब वो अपने 5 इलेक्ट्रॉन कहीं लूज करे, है ना। और -3 कब शो करेगा, जब वो कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर जाए, ठीक है। ओके, नाउ आई टेल यू कैसे होगा। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो नाइट्रोजन है 2s2 2p3, है ना। अगर नाइट्रोजन अपने तीनों 2p के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, ठीक है, अगर तीनों इलेक्ट्रॉन जो उसके 2p में है वो डोनेट कर दे, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +3, है ना, 3 डोनेट कर दिए। नाउ अगर नाइट्रोजन अपने पांचों कर दे, पांचों मतलब ये 2s2 वाले भी कर दे और 2p वाले भी कर दे, तो 3 और 2 5, तो अगर पांचों ही लूज कर दिए तो कितनी हो जाएगी, +5 हो जाएगी, है ना, क्लियर। अगर तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, यात्री क्या करे, अपनी वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, है ना। 2p3 है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2p6 हो जाएगा, है ना। जब वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन स्टेट -3 हो जाएगी, है ना। गेन करने पर -3 होती है, लूज करने पर प्लस होती है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ जब अटैच होगा तो पॉजिटिव, तो नेगेटिव, तो ये नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा, और जब किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होगा तब ये पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा। ओके डन। तो नाइट्रोजन +3, +5 एंड माइनस, ठीक है, समझ में आ गया। तो -5 कर सकता है क्या, +3 +5 -3 तो कर रहा है। मेरा क्वेश्चन है कि -5 भी शो कर पाएगा। देखिए -5 ये कब शो करेगा, जब ये किसी से 5 इलेक्ट्रॉन ले ले, है ना। तो अभी देखो इसके पास 2 ही ऑर्बिटल है, इसकी जो वैलेंस शेल है दैट इज 2, है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया है, 2p में आया है, 2p में इलेक्ट्रॉन आया है, तो 2 आपकी वैलेंस शेल है। तो इस टाइम सेकेंड n = 2 वैलेंस शेल है, तो जो आपकी सेकेंड वैलेंस शेल होती है इसमें 2 ही ऑर्बिटल है, कौन कौन सी, 2s एंड 2p। 2d नहीं होता कुछ भी, ठीक है, 2d है नहीं। 2d कहाँ से स्टार्ट, d कहाँ से स्टार्ट होती है, 3 से स्टार्ट होती है, ठीक है। जब आप थर्ड शेल पर आते हो तब आपके पास 3 ऑर्बिटल हो जाती हैं, 3s 3p 3d। सिमिलरली जब आप फोर्थ पे आते हो तो आपके पास 4 ऑर्बिटल हो जाती हैं, 4s 4p 4d एंड 4f का इंट्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है, क्लियर। तो सेकेंड शेल में d नहीं होती है ना, ओके। तो यहाँ पर 2 ही ऑर्बिटल है, s है और p है। तो देखो 2s तो पहली फील्ड है ना, 2s2 है, 2p3 है, हाफ फील्ड है। 2p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ पर 2p में 3 है, तो ये मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कितने ले पाएगा, 3 ही तो ले पाएगा, 5 कैसे ले लेगा, है ना। 5 लेगा तो रखेगा कहाँ, जगह तो है नहीं, है ना। जितने की रिक्वायरमेंट है उतने ही ले सकता है, ओके। इसलिए ये -3 शो कर देगा, -5 अभी ये शो नहीं करेगा नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद ये इनकी कॉमन ऑक्सीजन स्टेट थी, ठीक है। तो कहते हैं द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीजेज, ठीक है। डाउन द ग्रुप जब आप मूव करोगे तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाती है, जबकि +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। +5 की स्टेबिलिटी डिक्रीज करने का मतलब है कि अगर डाउन द ग्रुप मूव करोगे आप ग्रुप 15 में, तो जो नीचे के एलिमेंट है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है। वो इस ऑक्सीडेशन स्टेट में खुद को स्टेबल नहीं फील करेंगे,
ये क्यों हो रहा है? ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हो रहा है ना, मैंने बताया था। डाउन द ग्रुप क्या होगा कि जो s के इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, है ना। अगर s का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? p ऑर्बिटल के, है ना। तो p, अगर p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो p में तो 3 है ना, तो वो +3 दिखा पाएगा, है ना, +5 नहीं दिखा पाएगा। +5 के लिए s इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन जरूरी है, ठीक है। वेयर आज कहता है जो +4 से +1 से +4 के बीच में की ऑक्सीजन स्टेट होती है वो आपकी ऑक्सीजन एंड रिडक्शन भी शो करेंगे इन एसिडिक मीडियम। लेटेस्ट सीन एग्जांपल जैसे HNO2 है, HNO2 है। अब देखो कितनी है नाइट्रोजन की यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट। अब हम दिखाते हैं, देखो ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको क्या करना है, जो नाइट्रोजन के साथ एलिमेंट अटैच है ना, यहाँ पर जो एटम अटैच है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव या उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन अटैच है तो ऑक्सीजन कितना शो करता है, मैंने कई बार बताया है -2 शो करता है। ऑक्सीजन आपका -2 उसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है, although it shows -1 and -1/2 also, बट जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है। तो जब तक कहीं मेंशन नहीं होता कुछ स्पेशल तो आपको -2 ही कंसिडर करना होता है ऑक्सीजन को। अगर 2 ऑक्सीजन अटैच है, here you can see O2 लिखा है ना, O2 लिखा है ना, तो अगर 2 ऑक्सीजन अटैच है तो क्या होगा जी, तो -4 टोटल ऑक्सीजन की तरफ से कितना चार्ज आया, -4, ठीक है। ओके, अब हाइड्रोजन अटैच है। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है नहीं, तो वो नाइट्रोजन के कंपेरेटिवली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितने शो करेगा बच्चे, हाइड्रोजन शो करेगा +1, ठीक है। तो टू बिकम न्यूट्रल HNO2, है ना, तो नाइट्रोजन को कितना ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करना पड़ेगा, नाइट्रोजन कितना ऑक्सीजन स्टेट कैरी करे कि HNO2 है जो वो न्यूट्रल बन जाए। यहाँ पर कितना है, -4 है, O2 आपका -4 दिखा रहा है, हाइड्रोजन आपका +1 दिखा रहा है। -4 +1 कितना हो गया, -3, है ना। तो -3 को बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन को क्या करना पड़ेगा, +3 शो करना पड़ेगा, ठीक है, +3 इसको शो करना पड़ेगा। ओके, देखो जब 3 HNO2 रिएक्ट कर रहे हैं तो HNO3 बन रहा है, H2O बन रहा है और NO बन रहा है ना। अब HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट चेक करो। HNO3 में कैसे करोगे, ऑक्सीजन पे -2, 3 ऑक्सीजन -6, हाइड्रोजन पे +1, तो -6 +1 कितना हुआ बच्चे, -5, है ना। तो अभी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वजह से जो चार्ज आया है वो -5 का आ गया, तो नाइट्रोजन को कितना कैरी करना पड़ेगा न्यूट्रल बनने के लिए, +5। तो यहाँ पर +3 में था और HNO3 में नाइट्रोजन +5 में है। वेयर एज इन केस ऑफ NO में भी नाइट्रोजन है ना, यहाँ पर भी देखो नाइट्रोजन का क्या स्टेट आ रहा है, ऑक्सीजन स्टेट। NO में देखो सिंपल है, ऑक्सीजन पे -2 है ना, और कोई एलिमेंट है नहीं, तो नाइट्रोजन में कितना होना चाहिए, +2, क्योंकि NO यहाँ पर न्यूट्रल लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो मतलब HNO2 जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट +3 थी, वो दूसरे HNO2 से रिएक्ट करके HNO3 बनाया जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट +5 है, यहाँ पर +5 है और यहाँ पर NO में +2 है, तो +3 +5 में जा रहा है और +2 में जा रहा है। जब +3 से +5 का चेंज होगा, मतलब HNO2 से HNO3 का चेंज है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीजन स्टेट, है ना, +3 से +5 पे गया मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीजन स्टेट, इट मीन्स ऑक्सीडेशन इज देयर, है ना। HNO2 का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, बट HNO2 चेंज इनटू NO जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट +2 है, तो +3 से +2 गया ना, HNO2 में +3 था, NO में +2 है, तो +3 से +2 में जाने का मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब रिडक्शन। तो ये कैसी रिएक्शन होगी, रेडॉक्स रिएक्शन होगी। HNO2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है और वहीं NO में जब वो चेंज हो रहा है तो उसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एक चीज याद रखना कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है। व्हाट डू मीन बाय कोवेलेंसी?
कोवेलेंसी मतलब जितने वो मैक्सिमम कितने वो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। ओके, क्यों है 4? देखो अभी इसके लिए समझने के लिए फिर से कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, कॉन्फ़िगरेशन फिर से दिखा देती हूँ। देखो नाइट्रोजन 2s2 2p3 है ना बच्चे, तो 2s में कितनी ऑर्बिटल है? 1। 2s में तो हमेशा 1 ही होती है, आपने देखा होगा। 2p में कितनी होती है? 3 ऑर्बिटल होती है ना, 2px 2py एंड 2pz। 3 बॉक्सेस बनाते हो ना आप 2p बनाते हुए, है ना। तो 3 ऑर्बिटल 2p के पास है, 1 ऑर्बिटल 2s के पास है, तो टोटल कितनी ऑर्बिटल हुई है इसकी वैलेंस? 4, है ना। 1 फ्रॉम 2s, 3 फ्रॉम 2p। तो जब भी कहीं बॉन्ड बनाता है कोई एटम, है ना, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर उन दोनों एटम की ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होती है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि अगर किसी दो एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो उनकी जो ऑर्बिटल है उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है। इफ देर आर 4 ऑर्बिटल्स, है ना, अगर नाइट्रोजन के पास सिर्फ 4 ही ऑर्बिटल्स हैं तो वो उसकी 4 ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे, है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। जब 4 ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगी तो कितने बॉन्ड बन सकते हैं? मैक्सिमम 4 बनेंगे। एक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से एक बॉन्ड बनता है, तो 4 ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से 4 बॉन्ड बनेंगे। तो इसलिए जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है नाइट्रोजन की दैट इज 4। 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो वैलेंस ऑर्बिटल है वो 4 ही है। उसका शेल है सेकंड शेल में 2 ही तरह की सब शेल होती हैं, 2s एंड 2p, और जो टोटल ऑर्बिटल जिससे आएंगी वो 4 आएंगी। तो इसलिए नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। क्या फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बना सकता है? फॉस्फोरस भी 4 बनाएगा। फॉस्फोरस इसका कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है नाइट्रोजन से, 3s2 3p3, बट बस डिफरेंस क्या है? यहाँ पर आपकी शेल चेंज हो गई, यहाँ पर n3 हो गया है। n कितना हो गया है? 3 हो गया। देखो अब n जब 3 होता है ना, तो n3 में कितनी सब शेल है? 3s 3p एंड 3d। 3d का इंट्रोडक्शन आ जाता है n इज इक्वल टू 3 में, थर्ड शेल में, जबकि सेकेंड शेल में d ऑर्बिटल नहीं होती, ठीक है। तो जब थर्ड आप शेल पर आ गए, 3d आ गया, इसका मतलब क्या है कि जब फॉस्फोरस है वो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है ना। ऑल्दो उसके पास ऑर्बिटल्स तो कहीं है, बट मैक्सिमम मैं पॉसिबिलिटी आपको भी धीरे धीरे बताऊंगी जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन दिखाऊंगी कि कितना मैक्सिमम वो बना पाएगा। तो अगर मैं आपको फिर भी एक मोटे मोटे शब्दों में बता दूं तो फॉस्फोरस मैक्सिमम 5 बॉन्ड्स बना लेता है, जबकि नाइट्रोजन नहीं बना पाता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट 2d ऑर्बिटल्स नहीं है, जबकि फॉस्फोरस के पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि उसका जो शेल है वो थर्ड है। ओके ओके, नाइट्रोजन जो कि हमारे नाइट्रोजन गैस N2 डाई है ना, डाई नाइट्रोजन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो डाई नाइट्रोजन जो है वो काफी रिएक्टिव नहीं होती है ना। आपने देखा होगा कि हम रेंसिडिटी पढ़ते थे, है ना, हम बोलते थे कि अगर चिप्स को खराब होने से बचाना है तो चिप्स बैग को नाइट्रोजन गैस से फ्लश करते थे, है ना। नाइट्रोजन गैस क्यों फ्लश की जाती थी? क्योंकि नाइट्रोजन जो है आपकी काफी इनर्ट टाइप सी है ना, रिएक्ट नहीं करती जनरली। इवन एटमॉस्फेयर में भी नाइट्रोजन काफी अच्छा खासा अमाउंट प्रेजेंट है ना। तो नाइट्रोजन की इस अनरिएक्टिविटी या लेस रिएक्टिविटी का क्या रीजन है? देखो जो डाई नाइट्रोजन होता है ना N2, उसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, O2 में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन किसी से रिएक्ट करेगा, है ना, तो ऑक्सीजन को दूसरे ऑक्सीजन से अपना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, है ना, डेफिनेटली ना। ऑक्सीजन अगर जब तक अपना पिछला बॉन्ड नहीं तोड़ेगा तब तक वो नया बॉन्ड कैसे बनाएगा, है ना, क्लियर। अगर आपको किसी नए स्कूल में पढ़ना है ना, तो आपको जिस करंट स्कूल में आप हो उसे लीव करना पड़ता है। 2 स्कूल में एक साथ एडमिशन नहीं मिलता है, ठीक है, क्लियर। तो अगर नाइट्रोजन को भी किसी से रिएक्ट करना होगा तो नाइट्रोजन को दूसरे नाइट्रोजन से उसने जो बॉन्ड बनाया हुआ है उसको तोड़ना होगा। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो मैंने बताया डाई नाइट्रोजन के केस में उन दोनों नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड इज मतलब मच स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग, ठीक है, बिटवीन द 2 एटम्स, ओके, है ना। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इतना स्टेबल है वो उनकी बॉन्डिंग कि नाइट्रोजन अपना बॉन्ड तोड़ना प्रेफर करता ही नहीं।
डाई नाइट्रोजन में नाइट्रोजन अपना बॉन्ड तोड़ना प्रेफर ही नहीं करता, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है और वो काफी स्टेबल है, ठीक है। जब तक नाइट्रोजन अपना बॉन्ड नहीं तोड़ेगा तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। इस वजह से नाइट्रोजन जो है आपका काफी इनर्ट बिहेवियर शो करता है, ठीक है। अगर बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, फिफ्थ पॉइंट इज योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ग्रुप 15 एलिमेंट की? तो पहले तो इस ट्रेंड को जानने से पहले ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या। तो what is electronegativity? The tendency of an atom to attract shared pair of electrons, ठीक है, towards itself, okay? जब कोई एटम, जब वो बॉन्ड, देखो कोई एटम है उसने बॉन्डिंग में अपने इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग में उसने पार्टिसिपेट किया हुआ है, किसी और एटम से उसने बॉन्ड बना रखे हैं, तो उस एटम की दूसरे एटम जिससे उसने बॉन्ड बनाया है उसके इलेक्ट्रॉन और वो जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिससे मतलब जिससे बॉन्ड बना है, उन शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इसको हम थोड़े से, अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको वैसे समझाऊं, ऐसे फनी आइडिया से, फनी कंसेप्ट से, तो आप समझ सकते हैं। मान लो मैंने आपको कई बार शायद कभी बताया भी हो सकता है कि अगर सपोज करो दो एटम है जिनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, दो एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन है, तो अगर मैं हूं और एक और एटम है बी, हमने बॉन्ड फॉर्मेशन किया, मैंने $1 पे किया है, उसने भी $1 पे किया है इस बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। हमने शेयरिंग की है, मेरी तरफ से $1, सामने वाले की तरफ से भी $1, ठीक है। तो जो वो $2 हुआ ना, 1 मेरी तरफ से 1 उसकी तरफ से, शेयरिंग का क्या कंसेप्ट था कि उस दोनों डॉलर्स पर जितना राइट उसका है उतना ही राइट मेरा है, ठीक है ना। जितना राइट उस दूसरे एटम का है जिससे मैं बॉन्ड बना रही हूँ उतना ही राइट मेरा है। बट जनरली ऐसा होगा नहीं, है ना। तो हो सकता है हम दोनों में से कोई ग्रीडी ज्यादा हो, है ना। हो सकता है मैं ग्रीडी हूँ या फिर सामने वाला एटम ग्रीडी हो। तो जो ग्रीडी होगा वो क्या करेगा, उन जो डॉलर हैं उसको हमेशा अपने पास रखने की कोशिश करेगा, रादर देन सेंटर में रखे, है ना, ठीक है। अपने पास रखने की कोशिश करेगा, और जबकि अगर दूसरा ग्रेडी हुआ तो वो अपने पास रखने की कोशिश करेगा। तो सिमिलरली आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को उन एक ग्रीडीनेस से देखो, लालच से देखो कि इलेक्ट्रॉन का लालच किसको ज्यादा है। सिंपल टर्म्स में इतना अगर डेफिनेशन नहीं याद रहता तो इतना देखो कि इलेक्ट्रॉन का लालच किसको है। देखो एटम को पैसों का लालच तो हो नहीं सकता, तो उनको इलेक्ट्रॉन का लालच होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का लालच ऑक्सीजन को इसे बहुत ज्यादा है, और वैसे तो फ्लोरीन सबसे आपका हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ग्रुप 15 की, अगर हम डाउनवर्ड मूव करें फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, तो क्या होता है, आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज करती है। यू ऑलवेज रिमेंबर, नेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स विल डिक्रीज व्हेन यू मूव डाउन टू द ग्रुप, है ना, ठीक है। मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का जो लालच है वो डिक्रीज कर रहा है। मतलब नाइट्रोजन तो बहुत अट्रैक्ट करेगा, वेराज बिस्मथ तो बहुत कम करेगा। कारण, रीजन क्या है, इस डिक्रीज की वजह क्या है? क्योंकि जैसे जैसे आप डाउनवर्ड मूव करते हैं, डाउनवर्ड आप मूव कर रहे हो, तो आपके एटम का साइज बड़ा हो रहा है ना, बढ़ रहा है ना। तो इससे क्या होगा कि जिससे साइज बड़ा होगा तो वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ रहा है ना। मान लो नाइट्रोजन में वैलेंस शेल 2p है और फॉस्फोरस में 3p है, आर्सेनिक में 4p है ना। वैलेंस शेल कौन सी हो रही है, बढ़ रही है ना, 2p है उसमें, पहले में, अगले में 3p है, अगले में 4p है। तो ये दूर होती है। पहले पता है ना कैसे होते हैं, न्यूक्लियस की सबसे पहले 1s होता है, फिर 2s होता है, फिर 2p होता है, फिर 3s होता है, फिर 3p होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप मूव करोगे डाउन 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 द ग्रुप, तो आप देखोगे कि जो शेल है वो आपकी वैलेंस शेल जो है वो आपके न्यूक्लियस से दूर होती जा रही है, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो देखो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि उन दोनों का एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन है वो भी कम हो रहा है।
अगर अपोजिट चार्जेस वाली चीजें जितनी पास पास रहती हैं उतनी ज्यादा उनके बीच में अट्रैक्शन रहती है, और अगर अपोजिट चार्जेस वाली चीजें जितनी ज्यादा दूर दूर रहती हैं उतनी कम उनके बीच में अट्रैक्शन होगी। ठीक है, क्लियर? ओके, तो अब नाइट्रोजन जो है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो वैलेंस से बहुत पास है ना, तो उसका बड़ा मतलब बड़ा होल्ड रहता है अपने इलेक्ट्रॉन्स पर। ठीक है, और उसकी बहुत ज्यादा टेंडेंसी रहती है और इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की, है ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो वैलेंस शेल 2p में ही तो आएगा, है ना। अगर नाइट्रोजन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन अगर आएगा भी तो वो 2p में ही तो आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो न्यूक्लियस चार्ज होता है, ठीक है, वो काफी ज्यादा रहेगा एज कम इन नाइट्रोजन एज कम्पेयर टू बिस्मथ। ठीक है, जो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज रहता है, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इट्स नॉट ओनली न्यूक्लियर चार्ज, इट्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो हम निकालते हैं Z माइनस सिग्मा करके, है ना। आपको याद है 11th में देख लेना, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, है ना, निकाला जाता है सिग्मा, Z में से सिग्मा माइनस करते हैं तो Z इफेक्टिव निकलता है। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लग पढ़ते हैं उनकी किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, क्या बिहेवियर है, मेल्टिंग, बॉइलिंग, ये सब कुछ देखा जाता है। ठीक है, तो ऑल्दो पेपर में इतने फिजिकल प्रॉपर्टीज कम पूछी जाती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आपको बता दो कि जो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस हैं N और P वो नॉन मेटल्स हैं, जबकि आर्सेनिक एंड एंटीमनी जो है वो मेटल लॉइड है, जबकि बिस्मथ जो होता है आपका वो मेटल है। अगर आप डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो मैं बताया कि पहले जो दो एलिमेंट है दैट इज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, है ना, वो क्या है, वो नॉन मेटल है, जबकि अगले वाले आर्सेनिक एंड एंटीमोनी आपके क्या है, आपके मेटलॉइड है। मेटलॉइड क्या होते हैं, जो मेटल एंड नॉन मेटल बोथ की तरह बिहेव करते हैं, या फिर कहूँ जो ना मेटल होते हैं जो ना नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, वो मेटलॉइड होते हैं, वेराज जो लास्ट एलिमेंट है वो बिस्मिथ है और वो मेटेलिक है। तो डाउन द ग्रुप जो है आपका मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज कर रहा है ना, हमेशा किसी भी ग्रुप में चले जाओ डाउन द ग्रुप जो होता है वो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज ही करता है, whereas along the period metallic character decrease करता है जनरली। ओके, क्लियर? तो हम एक चीज देखते हैं कि आप देख रहे होंगे कि नाइट्रोजन का जो बिहेवियर है उसका काफी डिफरेंट हो रहा है ना और एलिमेंट से। अगर हम पीछे हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, जैसे कि कोवेलेंसी की बात करें तो कोवेलेंसी उसकी +4 तक ही है, जब तक कि बाकी वाले एलिमेंट्स +4 नहीं 4 उसकी कोवेलेंसी है, जबकि बाकी जो एलिमेंट्स इस ग्रुप के वो 5 भी शो करते हैं। सिमिलरली ऑक्सीडेशन स्टेट्स का भी मैंने बताया है ना। और तो यहाँ पर हमने पढ़ना है कि जो डिफरेंट बिहेवियर है नाइट्रोजन का एनामलस, ठीक है, कि अपने फैमिली के मेंबर से अलग बिहेव कर रहा है, उसका कारण क्या है? उसका कारण सिंपल इतना ही है कि पहली बात तो ये कि तो नाइट्रोजन है ना वो अपने ग्रुप में सबसे छोटा है। अगर साइज की बात करें ना तो नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा है। दूसरी बात यह है कि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है। तो दो चीजें हो गया ना, पहली बात क्या है, नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है, दूसरा नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है। अब साइज छोटा होने की वजह से वो कैटिनेशन नहीं कर पा रहा था, है ना, जबकि फॉस्फोरस अच्छी कैटिनेशन कर पा रहा था, है ना। साइज छोटा होने की वजह से उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रही है ना। सिमिलरली डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से उसकी जो कोवेलेंसी है वो मैक्सिमम 4 ही हो सकती है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज याद रखना कि नाइट्रोजन जो कि N2 है, ऑल तो उसका स्मॉल साइज है, तो अगर आप उसका डायग्राम देखो तो एक नाइट्रोजन और जब दूसरे नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है तो किस तरह की बॉन्डिंग होती है। देखो इनिशियली उनके बीच में बनता है, उनके बीच में 3 बॉन्ड होते हैं ना, N2 में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। जो फर्स्ट बॉन्ड होता है दैट इज फ्रॉम हेड टू हेड ओवरलैप। यहाँ पे देखो ये हेड टू हेड ओवरलैप हो रखा है ना, हेड टू हेड ओवरलैप जब भी होता है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चे, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा। ये कोई जरूरी नहीं है कि 2px बनाए, 2py बनाए, 2pz बनाए, डिपेंड करता है इस एक्सिस के अलोंग इस टाइम यहाँ पर कौन सी ऑर्बिटल है। ठीक है, अगर मैं इसको x मानूं, किसी एक्सिस को मैं x मानूं तो ये 2px है, अगर इस एक्सिस को मैं y मानूं
तो ये 2p-y है। अगर मैं इसको z मान लूँ, जनरली हम इसको z मान लेते हैं केमिस्ट्री में, तो ये 2p-z है। ठीक है, ऐसे तो कुछ भी ले लो, बट अक्सर हम इसको z कंसिडर करते हैं, जस्ट फॉर कि आप मतलब थोड़ा कि कन्फ्यूजन ना हो, थोड़ा क्लैरिटी अच्छे से आ जाए इसलिए। तो अगर ये 2p-z है और ये भी 2p-z है, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में बना है? 2p-z एंड 2p-z, है ना। तो अभी दो ऑर्बिटल और बची है, कौन कौन सी? 2p-x एंड 2p-y। तो ये कैसे बॉन्ड बनाएंगे? ये साइडवेज ओवरलैप से। साइडवेज इन द सेंस कि ऐसे डायरेक्ट हेड टू हेड नहीं होगा, साइड से एक दूसरे को टच करेंगे, साइड से एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। और जब भी साइडवेज ओवरलैप होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। अगर x 2p-y और सिमिलरली 2p-x, ये वाला x 2p-x है, ये भी 2p-x है, ये भी क्या करेंगे? साइडवेज ओवरलैप करेंगी और आपका क्या बनेगा? आपका बन जाएगा पाई बॉन्ड। ये रही बात नाइट्रोजन की। अगर मैं बात करूँ फास्फोरस की, तो P2, अगर P2 एग्जिस्ट है, करता है, जो कि करता ही है, तो P2 अगर एग्जिस्ट कर जाए, क्या वो पी पाई बॉन्ड बना लेगा? क्या पी पाई बॉन्ड बना लेगा अगर P2 एग्जिस्ट कर जाए? देखो, फॉस्फोरस जो है ना बच्चे, उसमें क्या ऑर्बिटल आ गई? उसमें आगे 3p ऑर्बिटल, है ना। 3p ऑर्बिटल आने से क्या होता है कि आपका जो फॉस्फोरस है, 3p जो होती है उसका साइज बड़ा होता है 2p के कंपैरेटिवली। और मैंने आपको बताया था, जितना जैसे साइज ऑर्बिटल का बड़ा होता जाता है ना, तो जब वो ओवरलैप करती है ना, तो उनकी ओवरलैपिंग उतनी अच्छी नहीं होती। साइज बड़ा होने से, ऑर्बिटल के साइज बड़ा होने से ओवरलैपिंग कम हो जाती है। ओवरलैपिंग कम हो जाएगी तो प्रॉपर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं बन पाएगा, है ना। तो इसलिए P2 जो है आपका, अगर P2 ऐसा हो, अगर हो, नहीं होगा वैसे, क्योंकि P2 अगर बनाना हो तो आपको उसमें पी पाई बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, जबकि 3p ऑर्बिटल जो है उसमें ओवरलैपिंग इतनी अच्छी है ही नहीं कि उसमें इस तरह से 3p बॉन्ड, तीन बॉन्ड बन जाए जैसे नाइट्रोजन में बन रहे हैं। ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन तो N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएगा। फॉस्फोरस के केस में कुछ अलग ही होगा। ठीक है, अगर फॉस्फोरस होगा। दूसरी एनामलस बिहेवियर का एक और पॉइंट, कि डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से आपका जो नाइट्रोजन है वो डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाएगा। व्हाट इज डी पाई पी पाई बॉन्ड बच्चे? ठीक है, नाइट्रोजन आपका डी पाई पी पाई बॉन्ड क्यों नहीं बना पाएगा? देखो, ये होता है, ये यहाँ पे देखो, ये डी ऑर्बिटल है, यहाँ पर पी ऑर्बिटल है ना। डी हमेशा ऐसे होती है, इसके से तुमको 4 लॉब्स दिखेंगे। जब एक डी एक पी से मिल रही है तो वो डीपी का मतलब जो बॉन्ड बन रहा है, ऑल्दो इट्स अ काइंड ऑफ पाई बॉन्ड ऑल्सो, बट ये जो बॉन्ड है वो डी पाई पी पाई बॉन्ड कहते हैं इसको। सिंपल जो नॉर्मल पाई बॉन्ड्स होते हैं वो पी पाई बॉन्ड होते हैं, जो आपने नाइट्रोजन केस में भी देखा। यहाँ पर अभी देखो, ये देखो, फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। POCl3 का इन्होंने एग्जांपल लिया है। POCl3 में देखो, पहले फॉस्फोरस का कन्फिग्रेशन लिखो, 3s2 और 3p3 होता है ना। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा दूं 3s से, है ना, 3s तो 3p3 है, या एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने देखा है, एक्साइटेशन अगर 3s से करा दो तो कहाँ जाएगा? क्योंकि इसके पास 3d है तो वो 3d में चला गया। तो यहाँ पे देखो, आपको एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, एरो दिख रहा है ना, ये एक एरो एक इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। ठीक है, तो एक 3s में है इलेक्ट्रॉन, 3 3p में, एक 3d में है। तो 5 इसके पास क्या होगी? सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल हो गई, है ना। 5 सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल हो गई। अब अगर इसको अपने बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है POCl3 में, तो देखो, 3 उसने बॉन्ड किसके साथ बनाए हैं? 3 बॉन्ड उसने बनाए क्लोरीन के साथ, है ना। क्लोरीन के साथ उसने 3 बॉन्ड बनाए, तो हो सकता है एक जगह उसने 3s यूज कर लिया होगा एक बॉन्ड बनाने में, एक में उसने ये फर्स्ट पी, दूसरे में उसने सेकंड पी यूज कर ली होगी, है ना। 3 बॉन्ड बनाने में उसने पहली 3 ऑर्बिटल यूज कर ली होंगी, है ना, क्लोरीन के साथ जो उसने 3 बॉन्ड बनाए हैं। बच्चा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कैसे बॉन्ड बनाएगा? ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के 2 तरीके हैं, या तो वो मतलब ऑक्सीजन के साथ ऑल्दो उसका डबल बॉन्ड है,
या एक तो वो p ऑर्बिटल यूज करके बनाएगा, है ना, p सिंगली फिल्ड है। दूसरा बॉन्ड वो d ऑर्बिटल यूज करके बनाएगा। पहला कैसे बनाएगा, p ऑर्बिटल यूज करके, दूसरा कैसे बनाएगा, t ऑर्बिटल यूज करके। अब जो कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अगर आप याद हो, ऑक्सीजन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो p में ही होंगे, ठीक है। तो मतलब ऑक्सीजन की तरफ से जो ऑर्बिटल आएगी वो p ही होगी, वेराज फास्फोरस की तरफ से 2 तरह की ऑर्बिटल आएगी, एक p आ रही है, एक d आ रही है। तो पहला जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा फास्फोरस एंड ऑक्सीजन के बीच में, दैट इज विल बी p एंड p के बीच में, है ना, 3p फास्फोरस का और 2p ऑक्सीजन का। वेराज जो सेकंड पाई बॉन्ड बना है, फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड बन गया p से, और सेकंड जो पाई बॉन्ड बनेगा वो ये जो d ऑर्बिटल है जिसकी शेप में आप इसने ऐसे दिखा दी, ठीक है, d ऑर्बिटल और ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल के बीच में, ये जो दूसरी p ऑर्बिटल है ये ऑक्सीजन की है, इनके ओवरलैपिंग से बनेगा, ठीक है। तो फास्फोरस एंड ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड होता है, याद रखना ये d पाई p पाई बॉन्ड है, नॉट अ p पाई बॉन्ड। ओके, क्लियर। तो आई थिंक आज के लिए काफी है, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।